गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन होती है, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था केटीजी में, उसके बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। किस तरीके से मैक्सवेल ने अपनी कर्व दी, या वो कैसे बताता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, किस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा मेजर टॉपिक होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करना चाहूं, मान लो सपोज करो किसी भी एक कंपनी में या कहीं भी लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो सपोज करो 100 लोग हैं जो काम करने लग रहे हैं किसी भी कंपनी में। अगर यदि उनके पास 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी, जिनकी अमाउंट, जैसे मान लो वो कमाई कर रहे हैं तो उनकी सैलरी है वो मान लो थोड़ी सी ले लेते हैं, जैसे 5,000 के आसपास है, जैसे सिक्योरिटी वाले हैं, या उनको अगर यदि मेंशन करें 20 उसमें सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी 5,000 है, 10,000 है, इतने के आसपास है। ठीक है, उनमें से कुछ के पास में जैसे अगर यदि मैं बात करूं कि अमाउंट की, तो भाई किसी को 5,000 के आसपास मिल रही है, 5,000 से 10,000 के बीच में मिल रही है। ठीक है, इतनी सैलरी मिल रही है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई 20,000 से और फिर 50,000 के बीच में मिल रही है किसी को। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पोस्ट पे, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो उनको मिल रही है 2 लाख 3 लाख इस तरीके से, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे। ठीक है, तो ये देखा गया कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, मतलब जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो काम करने लग रहे हैं, 20 आदमी तो ऐसे थे जिनको इतने के आसपास मिल रही है। कुछ आदमी ऐसे थे जो कुछ ही थे, ज्यादा नहीं थे, कुछ ही थे, जिनको 2 से 3 लाख रुपए मिल रहे थे सैलरी के। ठीक है, कुछ ही आदमी थे जिनको 2 लाख से 3 लाख मिल रहे थे, मतलब उसमें भाई 10 मान लो, 15 मान लो, कुछ इस तरीके से। और बाकी के जो बच गए वो ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग थे उनकी सैलरी इतने के बराबर थी, 20,000 से 50,000 के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, वो इस सैलरी को एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर यदि मैं इसी को एक छोटे से कर्व में ड्रॉ करने की कोशिश करूं, फ्रैक्शन देखने की कोशिश करूं सैलरी के रेस्पेक्ट में, भाई उनकी सैलरी कितनी है और कितने आदमी थे, तो मैं कोई एक फ्रैक्शन लेके देखता हूं कि भाई इस फ्रैक्शन के हिसाब से कितनी सैलरी किसको मिल रही है। तो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, भाई वो कुछ इस तरीके से है और वो कर्व कुछ इस तरीके का जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जितनी सैलरी बढ़ती जा रही है इतने में बहुत ही कम आदमी हैं जो इतनी सैलरी ले रहे हैं, बहुत कम आदमी है जो इतनी कम सैलरी ले रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आदमी कितनी ले रहे हैं, ये वाली वैल्यू ले रहे हैं। ज्यादातर लोग, ज्यादा से ज्यादा आदमी कौन सी ले रहे हैं अमाउंट, ये वाली अमाउंट ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आदमी है वो 20,000 से 50,000 की अमाउंट ले रहे हैं इसके बीच में। मतलब क्या है, ये है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में कितने पैसे कमाने लग रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक है, इसी को हम समझने चले तो अगर यदि ये तो बात हो रही है सैलरी की, अगर यदि हम किसी भी कंपनी में बात कर रहे हैं या किसी भी जगह पे बात कर रहे हैं उसके बारे में, मान लो सपोज करो वहां पे, कहां पे, हम तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्पीड्स की बात कर रहे हैं, हम तो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, उनके पास में कैसे, कोई भी गैस है उसके पास में कैसी काइनेटिक एनर्जी है, हम तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हमने कहा भाई देखो सुनो मेरी बात, अगर मान लो मेरा कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स भरे हुए गैस के, बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल गैसेस पार्टिकल्स हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं वे बैठे हैं किसी भी एक जगह पे, ये तो लगातार मूवमेंट करते रहेंगे, इनको तो चल रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं। काम कौन सा कर रहे हैं, लगातार चलने का, लगातार चल रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं एक दूसरे को। कोई पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको कोलाइड कर रहा है, फिर ये इसको टकरा रहा है, वापस से इसको टकरा रहा है, फिर इस तरीके से, मतलब इनके पास में कोई भी एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है, कोई इधर टकरा रहा है, ऐसे टकरा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में टकरा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, लगातार कभी वो अपने डायरेक्शन बदल रहे हैं इस तरीके से, कोई किधर टकरा रहा है, कोई कैसे टकरा रहा है, मतलब उनके पास में एक रास्ता है और वो है जिग जैग पाथ। जिग जैग पाथ है, ठीक है, ऐसा नहीं है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, नहीं, वो एक जिगजैग पाथ में चल रहे हैं।
ठीक है। और जब ये जिगजैग पाथ में चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास में स्पीड होगी वो भी डिफरेंट हो सकती है, स्पीड है वो डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। ये क्या करेंगे भाई, ये इसको टकराएगा, फिर ये दूसरे को टकराएगा, तीसरे को टकराएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से कोलाइडिंग करते रहेंगे। ठीक है, स्पीड डिफरेंट होगी। अब हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि भाई मुझे तो यहाँ पे एनर्जी निकालनी, उसमें स्पीड निकालनी है कि कितनी स्पीड से वो चल रहे हैं, कितनी स्पीड उनके बीच में है। मैं चाहता हूं कि इन मॉलिक्यूल्स के पास में जितने गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास में मुझे स्पीड का पता चले, स्पीड पता चले। और जैसे मैं इनके बीच में स्पीड फाइंड करूंगा, स्पीड का मुझे पता चलेगा, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई मुझे ये पता चले ऑन एन एवरेज कितनी वेलोसिटी है। भाई मैं ये तो कर नहीं सकता हूं, मैं एक एक पार्टिकल को पकड़ के मैं ये तो नहीं कह सकता हूं ना एक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो ये देखो भाई, एक के पास में मान लो 50 किलोमीटर की स्पीड है, तो दूसरे के पास में क्या पता दूसरी भी हो सकती है, दूसरा डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, स्पीड से मूव कर सकता है, तो उसके पास में 100 की भी हो सकती है। ठीक है, मतलब हर किसी के पास में अलग अलग वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि भाई चलो एक काम करते हैं, हम इनकी एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं, एक अज्यूम करते हैं कि भाई कितनी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, कैसे वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे तो यहां से सबसे पहले काम करने वाले थे, जो स्पीड्स के बारे में काम करने वाले थे, वो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल नाम के, जिन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन दिया स्पीड्स के रिलेट में। उन्होंने कहा देखो, वो कुछ ऐसा कर्व बनाते हैं। उन्होंने कहा मान लेते हैं मेरे पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 0 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, 1 से n तक के पार्टिकल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे। ठीक है, उनके बीच में बहुत अलग अलग वेरिएशन है, वेलोसिटीज का वेरिएशन है। मान लेते हैं मैं इस किसी भी एक पॉइंट पे ले रहा हूँ, u1 से u2 उनकी वेलोसिटी है, मान लो दो डिफरेंट वेलोसिटीज है, मैं इन दोनों के बीच में एवरेज करना चाहता हूँ भाई वो कितनी वेलोसिटी रख रहे हैं। तो मैं दोनों के दोनों पॉइंट्स पे अगर मैं स्पीड्स का वेरिएशन लूँ, स्पीड्स का वेरिएशन, तो उन्होंने कहा अगर यदि मैं स्पीड के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करूं किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, तो मेरे को कर्व कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का कर्व। उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, उन्होंने बोला कि मेरे पास में जो कर्व मिल रहा है वो कुछ इस तरीके का कर्व मिल रहा है। अब ये तो कौन सी बात हो गई, वो तो उन्होंने कर्व दे दिया, इस तरीके का कर्व बना के दिया कि स्पीड्स के रिलेट में, लेकिन इधर कौन है, वाई एक्सिस पे कौन है, तो उन्होंने बोला यहां पे फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब ये फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ भाई मान लो सपोज करो मेरे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, उनकी वेलोसिटीज किसी की पार्टिकल की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, बहुत सारी है, अलग अलग वेलोसिटीज है। मेरे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो अगर यदि मैं स्पीड के बारे में वेरिएट करूं तो उनको मैंने लिख लिया du। भाई मान लो सपोज करो मेरे पास में ये है, यहाँ से स्पीड और यहाँ से स्पीड, दोनों के बीच में मान लो ये u1 है, u2 है, कोई u3 देगा, u4 देगा, एंड सो ऑन। तो मैंने उसका एवरेज लिया और मैंने कहा कि भाई मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ du से। ठीक है, मैंने एक वेलोसिटी ले ली, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया, इनके बीच में लमसम इतने का चेंज है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मेरे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अगर यदि du पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके पास में, ये तो सभी पार्टिकल्स के पास में थोड़ी है, सभी पार्टिकल्स के पास में नहीं है, ये तो है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। मुझे तो यहां से यहां के बीच के पार्टिकल्स की स्पीड चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने कहा dn जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्पीड है उसको डिवाइड कर देता हूं मैं du से, क्योंकि इतने पार्टिकल्स की स्पीड है वो n पार्टिकल्स की है, du पार्टिकल्स जो du स्पीड है वो n पार्टिकल्स की है या dn पार्टिकल्स की है। एक के लिए एक पार्टिकल की स्पीड तो कितनी होगी, dn बाई du, और इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहे मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मुझे एक पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, फ्रैक्शन में ले लेते हैं फ्रैक्शन, क्योंकि उसने ये रिप्रेजेंट किया कि जो हमारे पार्टिकल्स है टोटल है वो n पार्टिकल्स है, मुझे एक की वेलोसिटी निकालनी है,
एवरेज निकालना है तो 1/n/dn/du, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, dn/du। या तो इधर यहां पे ये लिख लो या फिर फ्रैक्शन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, दैट इज स्पीड। और उसने कहा कि बहुत ही कम, देखो यहां से ध्यान से देखें तो मेरे पास में बहुत ही कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास में स्पीड कम है, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास में स्पीड बहुत तेज है, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक तरीके से आप ये कह सकते हो पॉपुलेशन, गैसियस मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, किसके ज्यादा है, तो देखो ध्यान से यहां पे गैसियस पार्टिकल्स के पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और वो कौन सी स्पीड रख रहे हैं, वो मान लो सपोज करो मैंने यहां पे इसको टच किया तो इसकी स्पीड है ये, इसकी स्पीड है ये जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड का पॉइंट है, इस फ्रैक्शन पे सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास में है, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स स्पीड रख रहे हैं वो ये वाली रख रहे हैं। क्लियर है, ये वाली स्पीड रख रहे हैं। और जब ये वाली स्पीड रख रहे हैं तो इसी स्पीड को उसने बोल दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये वाली जो स्पीड है उसने इंडिकेट कर दिया कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है उस पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो उन्होंने एक सीधा सा रिलेशन ड्राइव किया। हम रिलेशन ड्राइव नहीं करेंगे, हम सीधा उसके पॉइंट को नोट करेंगे कि उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। उसने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को इंडिकेट किया mp से, म्यू mp। क्लियर है, और म्यू mp का फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव करके दिया हमें, वो दिया 2RT/m, दैट इज मोलर मास। ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं होना है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस का फॉर्मूला था वो था √3RT/m। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला था 2RT/m, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला था 3RT/m। क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया। तो एक चीज मुझे यहां से देखने को मिली, वही सेम रूल आपको यूज करना है, सेम रूल आपको यूज करना है। मोलर मास दैट इज किलोग्राम में लेने, मोलर मास किलोग्राम पर मोल में लेने, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में लेनी है। उसके बाद टेम्परेचर आपका केल्विन में लेना है। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट करके नोट करना है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है, तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सेम फॉर्मूला आपके लिए सामने लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल के लिए और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए। अब मेरे को एक चीज समझ आ रही है, और वो क्या, स्पीड चाहे कोई सी भी हो, कोई भी स्पीड हो, कोई सी भी स्पीड हो, वो सारी के सारी स्पीड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उन्होंने इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन दिया। उन्होंने क्या दिया, देखो अब ध्यान से सुनना इस चीज को। उन्होंने ये दिया कि भाई ये चीज ध्यान दो कि मेरे पास जितनी ज्यादा हाइट है, जितनी ज्यादा हाइट है, हाइट ज्यादा है तो उतने ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। हाइट जितनी ज्यादा है उतना ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। बात क्लियर हुई या नहीं, उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। उसके बाद में देखो यहां पे ब्रेथ, ये मेरी ब्रेथ है, ये मेरी हाइट है, ये मेरी ब्रेथ है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ध्यान से सुनना इस चीज को, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मेरी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आ गया। टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, तो आपने ये चीज तो पढ़ी होगी, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड बढ़ी, और स्पीड बढ़ी तो पहले स्पीड ये थी, उसके बाद में स्पीड कहीं आगे चलेगी, उसके बाद स्पीड कहीं आगे चलेगी। इसका मतलब उन्होंने कहा, देखो ध्यान से, मैं इसी में बना रहा हूं पहले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मेरे पास कुछ ऐसा कर्व आएगा, पहले हम थोड़ा सा इसको और वो ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं, इस तरीके से। उन्होंने स्पीड के बारे में कहा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड मेरी कुछ ऐसी आएगी, इस तरीके से स्पीड आएगी।
बात क्लियर है। और स्पीड आएगी तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, अब यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे आ गई। एक चीज़ को ध्यान से देखें तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, समझ में ये आ रही है कि भाई देखो देखो ध्यान से सुनना है, अब इस चीज़ को समझना है। इस चीज़ को मेरे पास में पहले ग्राफ था कुछ ऐसा, कुछ ग्राफ ऐसा था जिसमें मेरे पास में ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ये मेरे पास में स्पीड था। तो मैंने ये कहा था कि भाई मेरी ये जो हाइट है, ये हाइट अभी फ़िलहाल कैसी है, हाइट है उतनी ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने। अब अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास में टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरे पास होगा कुछ ऐसा कि भाई गैस के पार्टिकल्स तेज़ी से दौड़ना शुरू करेंगे, तेज़ी से दौड़ना शुरू करेंगे, तेज़ी से दौड़ेंगे तो यही स्पीड खिसक जाएगी आगे, आगे खिसकेगी और वो कुछ ऐसी चली जाएगी इस तरीके से। पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पे थी, ये होती थी, अब की बार मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब क्या मेरे पास में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वही रहेगा या चेंज करेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वही रहेंगे या चेंज होंगे, उसको भी तो समझना है। भाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा होंगे, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ ही पार्टिकल्स की स्पीड बदलेगी, पार्टिकल्स तो और भी है जिनकी स्पीड और भी ज़्यादा होगी, स्पीड और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी। तो ये देखो ये वाली पीक मुझे क्या समझा रही है, ये वाली पीक मुझे समझा रही है कि भाई आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने से हैं, लेकिन क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे या घटेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लगातार बढ़ेंगे। साइज जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, स्पीड भी तो ज़्यादा पार्टिकल्स की बढ़ेगी, और जब ज़्यादा पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी तो यही कर्व हमारी कुछ डाउनवर्ड आएगी और वो इस तरीके से जाएगी। किस तरीके से, जैसे मैं आपको बनाऊं तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि पार्टिकल्स में फ्रैक्शन बढ़ा तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा पार्टिकल्स और ज़्यादा वेलोसिटी लेंगे तो और ज़्यादा वेलोसिटी लेंगे। पहले तो ये हो रहा था, अब की बार यही कर्व कुछ इस तरीके से आ रही है और ज़्यादा आगे खिसकी। पहले पार्टिकल्स यहाँ पे थोड़े थे, देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़े पार्टिकल्स थे जो इस कर्व को लेके जा रहे थे, अब पार्टिकल्स में स्पीड बढ़ चुकी है, स्पीड बढ़ी है, तो इन पार्टिकल्स में देखो अब कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड बढ़ चुकी है, तो स्पीड लगातार लगातार इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से, एक बात को याद रख लेना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीज हो जाती है। पहला पॉइंट, हाइट है जो कर्व की हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगी, हाइट कर्व की डिक्रीज होगी। अगर यदि मैं बात करूं ब्रेथ की, ब्रेथ तो वो क्या होगी, चौड़ी हो जाएगी, ब्रेथ बढ़ जाएगी। क्या होगा, ब्रेथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, ब्रेथ लगातार इंक्रीज करेगी। ये ब्रेथ बढ़ गई है, हाइट इसकी क्या हो गई, कम हो गई है, हाइट कम, पहले हाइट ज़्यादा थी, यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे हाइट क्या है, कम हो चुकी है, और कम हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा पार्टिकल्स इसमें मूवमेंट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे पार्टिकल्स धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स यहीं पे थे, इनकी इतने पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ही कम थी, अब स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ तक के पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ेगी तो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बात क्लियर है। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट करके ध्यान से नोट करना है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में आपसे ये रिलेशन पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से हाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ब्रेथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस तरीके से उनमें वेरिएशन होता है। तीसरा एक और कर्व आता है, तीसरा एक और कर्व आता है, और वो ये कि भाई मान लो सपोज करो मेरे पास में, क्योंकि मैंने पढ़ा है स्पीड, और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास का, मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मोलर मास ज़्यादा उतनी स्पीड कम, उतनी स्पीड कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। स्पीड कम किस में होगी, जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब अगर यदि मैं आपसे एक और छोटा सा पॉइंट नोट करवाऊं तो आपको एक और छोटे से पॉइंट को देखना है। मान लो सपोज करो मेरे पास में 3 कर्व दे दिए, मेरे पास में 3 कर्व दे दिए इस तरीके से, ये 3 कर्व है,
और मुझे बोल दिया कि मेरे पास में 3 कर्व हैं और उनमें गैसेस है, H2 है, O2 है, मान लो CO2 है, कोई भी 3 गैसेस है, और इनमें से बोल दे कि ये मेरे पास में स्पीड है, ये मेरी स्पीड है, ये मेरी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बताओ इनमें से किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो आप कहोगे स्पीड तो यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है। ये वाली स्पीड तो सबसे ज़्यादा है, ये वाली उससे कम है, ये वाली सबसे कम है। तो मोलर मास देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, दैट इज 2, ऑक्सीजन दैट इज 32, और इसका CO2 दैट इज 44 है। मोलर मास जिसका सबसे ज्यादा, मोलर मास जिसका सबसे ज्यादा, स्पीड उसकी उतनी कम स्पीड होगी, उतनी कम स्पीड होगी। दैट मीन्स ये वाली गैस कौन सी, CO2 गैस है, ये वाली कर्व मेरी CO2 गैस की है। उससे ऊपर चलोगे तो ये वाली गैस किसकी है, दैट इज ऑक्सीजन, और ये वाली गैस हाइड्रोजन की है। मतलब इस तरीके से वेरिएशन चलेगा मेरे पास में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लेना इस चीज को, मोलर मासेस के साथ में स्पीड्स का वेरिएशन होता है, और वो किस तरीके से होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हो गया पॉइंट, एकदम क्लियर है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के फॉर्मूला को ड्राइव करके देखिए। फॉर्मूला कोई डेरिवेशन आपके है नहीं, इतना आपको यूज नहीं है, सिर्फ आपको इसको पता होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज √2RT/m होता है, और स्पीड दैट इज मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर का, ठीक है। और RMS स्पीड होती है, √3RT/m। इनको बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर मेंशन करें, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।